बेटा चलो आज लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं कि थोड़ा खुलने में टाइम लगेगा। तो हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में पावर के बारे में भी जान लिया था, लेकिन कुछ पार्ट उसका मैंने सोचा था कि आपको सिलेंडर पे पढ़ाऊंगा, बट अभी स्टार्ट कर देते उसको। एक पार्ट था सर्कुलर मोशन, है ना। सर्कुलर मोशन क्योंकि वर्क पावर एनर्जी में काफ़ी यूज है उसका, तो उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वो है क्या चीज़। तो आप थोड़ा समझ लो कि सर्कुलर मोशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। सर्कुलर मोशन होता क्या है, पहले इसके बारे में समझ लो है क्या चीज। पहले बेसिक बताता हूँ, फिर हम मेन डील करेंगे जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, वो होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो जैसे मान लो पहले हम एक नॉर्मल चीज कंसीडर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में तुम देखना है ऐसे। अगर मान लो ये ऐसे कोई पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूम रहा है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना। मान लो इसकी रेडियस r, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, सम वेलोसिटी e, ठीक है। मान लो t = 0 पे मैं बहुत छोटा सा डिफरेंशियल लूंगा यहाँ पे, और फिर वो पार्टिकल यहाँ आ जाता है और इसकी वेलोसिटी इधर हो जाती है, ठीक है। अभी वेलोसिटी मैं v मान लेता हूँ, यहाँ पे भी v मान लेता हूँ। अभी कोई भी हम चेंज नहीं कर रहे कि वेलोसिटी बदल रही है, तो थोड़ा सा पार्ट यूज करते हैं, ठीक। तुम मुझे बताओ, अगर यहाँ पे टाइम इसको t = t हुआ हो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मैं बोलूँ कि इसने थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया। हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, आप ऐसे खड़े हो और आप जब ऐसे टर्न करते हो तो आप बोलते नहीं हो कि भाई 90 डिग्री घूम गए। ऐसे खड़े हो गए तो आप बोलते हो 180 डिग्री घूम गए। तो अगर कोई चीज ऐसे से ऐसे घूम रही है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, t = 0 से t = t में थीटा, पक्का। तो अब मुझे बताओ, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय अगर मैं टाइम कर दूं, तो तुम ये गारंटी कह सकते हो कि ये एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, जैसे कि v = d/t होता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हम लिखते हैं तो वेलोसिटी होती है, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा बोलते हैं और डिवाइड बाय टाइम को ओमेगा। बात समझ में। तो d थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम = ओमेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक और तरीका है इसको समझने का, जरा तुम ढंग से ध्यान देना। ये r है कि नहीं, अच्छा। तो मैं जब तक ये एंगल थीटा का इसको तुम x मान लो, क्या मान लो, x। तो आप बताओ ये कह सकते हो कि एंगल = आर्क अपॉन रेडियस। ये भी तो लिखा जा सकता है, ये तो हमें समझ में आता है, इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन ये भी तो लिख सकते हैं ना। एंगल = आर्क, आर्क कितना, x मान ले, आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस कितनी है ये बात समझ में। अब जरा इसको सोच के देखो, अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं इसको लिखूंगा dθ/dt = 1/r, बाहर आ जाएगा, और इसको लिखूंगा dx/dt। समझ आया, ये क्या है। अब ये तो एवरेज है, लेकिन अगर मान लो मैं dθ/dt करूंगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी, और इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल, ये क्या लिखा है, v अपॉन r। तो ये भी एक रिलेशन हमें याद रखना है। ओमेगा इसको बोलते हैं, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और ये क्या, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय r। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आने वाली चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पक्का बेटा। अब जरा छोटा सा पार्ट एक और समझते हैं, थोड़ी सी चीजों को और आगे रिलेट करते हैं। देखो, जब हम इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसका रेट ऑफ चेंज होगा लीनियर एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब एक छोटा सा पार्ट अगर आप समझना चाहो तो यहाँ पे समझ सकते हो, उसको कैसे हम एक्सप्लेन करें आपको मैं बताता। तो मुझे बताओ, ये लिखा जा सकता है, तो यहाँ से एक चीज और लिखी जा सकती है। अभी केवल ये फॉर्मूले के तौर पे याद रखो, इसको जब क्लास स्टार्ट होगी तो मैं बहुत डिटेल में सब समझाऊंगा। अगर मैं इसको बोलूं कि dω/dt, और इसको मैं लिखूं 1/r × dV/dt, तो ये लिखा है अल्फा, इसको कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। और इसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं a/r। ये तीन रिलेशन, ये चार रिलेशन आपको फिलहाल अभी याद रख लेने हैं, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। ये बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें खुद करके दूंगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पक्का। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात है, ये है लीनियर एक्सेलरेशन, है ना, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। मेरी बात थोड़ी सी समझना, तभी तुम्हें मजा आएगा, है ना। एक छोटी सी बात और याद कर लो अभी फिलहाल,
कि अगर कोई भी बॉडी ऐसे घूम रही है, मैं इसका प्रूफ करूंगा डिफरेंशिएशन से पूरा डिटेल में, बट फिलहाल तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई बॉडी ऐसे v वेलोसिटी से घूम रही है, रेडियस r है और ये सेंटर है, तो तुम कोई भी पत्थर को अगर धागे से बांध के ऐसे घुमाओ, है ना, तो तुम्हारे हाथ में खिंचाव लगता है कि नहीं लगता है? तुम वो नहीं छोटे छोटे देखा होगा बचपन में, अगर मेले में जाओ तो ऐसे हॉर्स बंधे होते हैं, घोड़े बंधे होते हैं, और वो ऐसे मेले में घुमाते हैं, गोल गोल आप घूमते हो, आप उसको पकड़ के बैठते हो, आपको ऐसा लगता है बाहर ना गिर जाए। तो एक यहाँ पे फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, या इसी को कुछ लोग सेंटीपिटल बोलते हैं। सेंटीपिटल अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। वो होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो बाहर की तरफ लगेगा, अगर इसका मास m है तो mv²/r, ये सेंट्रीफ्यूगल है, इसको हम इस फ्रेम पे बैठ के देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा होके इस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो वो होगा सेंटीपिटल। सेंटीपिटल का मतलब होता है दोनों एक ही फोर्स है, बट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से ये फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है और वो इधर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं mv²/r। ये मास है, रेडियस r। ये कौन देख रहा है? इसको कौन देख रहा है? जो इसी फ्रेम पे बैठा हुआ, इसी फ्रेम पे बैठा हुआ, तो वो ये फोर्स फील करेगा। लेकिन जो ग्राउंड से देख रहा होगा उसको अंदर की तरफ फील होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। मेरा कंसेप्ट केवल इतना है कि आप केवल ये कुछ फॉर्मूले याद रखो, बाकी मैं इसको डिटेल में प्रूफ कर दूंगा कि mv²/r कहां से आता है। उसमें मुझे थोड़ा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बट मैं चाहता हूं कि अभी तुम इसको ऐसे याद रख लो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान बात है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें यहां से एक जो छोटी सी बात याद रखनी है वो ये कि अगर कोई भी चीज एक सर्कुलर मोशन कर रही है, इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं, एक सर्कल में घूमना, मतलब उसको हम लोग क्या नाम देते हैं कि दिस इज द सर्कुलर मोशन। अब अगर हम बात करें कि ये भाई एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ऐसे आपने यहां पे ऐसे बनाया और यहां पे भी इसके पास v वेलोसिटी है, यहां पे भी इसके पास v वेलोसिटी है, यहां पे भी इसके पास v वेलोसिटी है, इवन दैट यहां पे भी इसके पास v वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। तो हम ये कहेंगे कि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, और इसके ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा mv²/r, जो किसकी रेडियस r। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे भी लग रहा होगा mv²/r, यहाँ पे देखो तो ऊपर की तरफ लग रहा होगा mv²/r, यहाँ देखो तो बाहर की तरफ लग रहा होगा mv²/r। आपको बस अभी इतना याद रखना है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर घूम रही होगी तो उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इस वाले रिस्पेक्ट में बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाने जा रहा हूं तुमको वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन का यूज होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर है वर्क पावर एनर्जी में, इसलिए वो पार्ट पहले कवर कर रहा हूं। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सबकी इसमें डिटेलिंग होगी। ये पहले बताओ, ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई? एक और चीज मैं तुम्हें इसमें बता देना चाहता हूं, वो भी आप समझ लेना। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत आसान, बट थोड़ा करो, इसमें कोई बड़ी चीज ऐसी नहीं है कि हाँ बहुत वो लगेगा इसमें। देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रही है ऐसे, ठीक है, अभी इसकी वेलोसिटी, इस पे दो तरह के फोर्सेस होते हैं। अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ऐसे घूम रहा है, या v कांस्टेंट नहीं है, v कैसा है? वेरिएबल है ना, यानी अब तुम जरा समझना, अगर v कांस्टेंट नहीं है तो अगर इसकी वेलोसिटी यहां पे कुछ v है और सपोज यहां पे कुछ चेंज होके v डैश हो गई, ठीक है ना, तो इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। एक एक्सेलरेशन होता है ग्राउंड से देखने में, याद रखना ये ग्राउंड से देखने में अंदर की तरफ क्या लगेगा? mv²/r, और अगर तुम मास हटा दो तो v²/r, ये इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन।
और इसी समय एक उस पे लग रहा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग पढ़ रहे थे अभी आर अल्फा, क्योंकि मैंने अभी अल्फा इज इक्वल टू प्रूव किया था ए बाई आर, तो ये इधर आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर अल्फा। अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, आर क्या है रेडियस, ए क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये बात समझ में। अच्छा बताओ, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता अगर हम इससे निकालते v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और मैं कहता कि dv बाई dt इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई dt। अब ढंग से सोचो, अगर v कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता जीरो, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाता जीरो। तब क्या होता केवल रेडियल एक्सेलरेशन होता अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए याद रखना, कभी भी तुमसे कोई कहे कि एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक समान सर्कुलर मोशन, मतलब हर इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो उसके पास कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है और कोई भी एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा। बात समझ? फिर उसके पास केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, वो रेडियल होता है, जो अंदर की तरफ लगता है ग्राउंड से देखने पे, और इस पे बैठ के देखोगे तो बाहर की तरफ लगेगा। ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब की डिटेलिंग हम क्लासरूम में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी मैं डील कर रहा हूं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसको आपको समझना है, उसमें मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा और वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में बताया, अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम इस पे डील करेंगे। इसके क्वेश्चंस फ्रिक्शन में भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे कई बार आपको पता है, याद है आपको ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं कि जैसे फ्रिक्शन में मैं कैसे क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन में मैं ये चीजें कराऊंगा हालांकि बहुत डिटेल में, बट कई बार ऐसे होता है कि जैसे खाने की प्लेट होती है ना, तुम उसको ऐसे घुमाते हो तो जो उसमें रखा हुआ सामान है वो बाहर की तरफ गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसी फ्रेम में रखा होता है, जो फ्रेम घूम रहा है उसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लगता है mv²/r, तो बाहर जाना चाहता है तो फ्रिक्शन उसको रोक सकता है। ज्यादा तेजी से घुमा दिया तो बाहर चला जाएगा, फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, रिटर्न। बट अभी हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या है जरा वो समझना। अगर मैं तुमसे कहूं कि यहाँ पे, प्लीज इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आए। यहाँ एक रस्सी है, ये सेंटर है, और सेंटर से एक रस्सी बांधी है, और रस्सी से मैंने एक ब्लॉक को बांध दिया मास m है, इसकी रेडियस r है, और इसको इस जगह पे मैं वेलोसिटी देना चाहता हूं v। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको कितनी यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी दी जाए कि ये सर्कल को कंप्लीट कर ले। कई बार कैसा होता है कि जैसे आप यहाँ पे एक धागे में कोई ऐसे बांध दो और यहाँ पे वेलोसिटी दो, ऐसे वेलोसिटी ऐसे देते हो, ये थोड़ी दूर तक जाता है फिर नीचे गिर जाता है ना। ज्यादा वेलोसिटी दोगे तो ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी इस पार्टिकल को कितनी दी जाए। ये स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, है ना, और ये सर्कल में घूम रहा है। ये कोई सर्कल ऐसे सॉलिड वाला नहीं, इस सर्कल इस पाथ पे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे आपको बना लेना है ना, इस पाथ पे ये ऐसे ऐसे चलेगा। तो फाइंड आउट द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट लोअर पॉइंट व्हेन पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल। बहुत बढ़िया चीज है, मजा आएगी यार। ठीक है, सबसे पहला काम, तुम जरा एक चीज सोच के देखो, अगर मैं मानूं कि t टाइम बाद ये पार्टिकल यहां आ गए, प्लीज अंडरस्टैंड करना, तो इसके पास ये वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, बट ये कुछ और होगी, क्योंकि यहाँ v है तो यहाँ कुछ और होगी, और मैं इसको मिनिमम लिख देता हूँ। बात समझ? बल्कि मिनिमम अभी मत लिखो, बाद में लिखेंगे। यहाँ पे ये कुछ वेलोसिटी, मैं कह रहा हूँ इस जगह की वेलोसिटी v0 है और ये v है, और मैंने कहा कि ये एंगल घूम गया है थीटा। तो मुझे बताओ इसमें टेंशन तो लग रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और v0 वेलोसिटी है तो नीचे की तरफ एक और लग रहा होगा mv0²/r। मेरी बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। अब ये इधर इधर तो जा नहीं सकता है क्योंकि रस्सी बंधी है, तो तुम लोअर एंड पे अगर इस पॉइंट को a नाम दे दो, तो a पॉइंट पे अगर तुम बात करो तो वहां t आप लिख सकते हो mg प्लस mv0²/r। ये टेंशन यहाँ पे, और इसको बल्कि नाम दे दो t0, तो यहाँ t0 हो गया। यहाँ नाम दे दो इसको t। अब mg हमेशा किधर लगता है? नीचे, तो mg यहां से कैसे लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो mg आ गया। इस लाइन को आगे बढ़ाओ, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो हमेशा इसके अपोजिट ही लगता है, तो बताओ वो लग रहा होगा इधर, जिसको हम नाम देंगे mv²/r। यहाँ क्या था? m0
एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर था, यहाँ वी वेलोसिटी है तो ये लिखा जाएगा, और टेंशन अंदर की तरफ लगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो बताओ एम जी का इधर की तरफ एक कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे एम जी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर की तरफ होगा जिसको हम नाम देंगे एम जी साइन थीटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट समझ में आएगा सब कुछ। अब इस लाइन पे तो फोर्स बैलेंस होंगे क्योंकि इस लाइन पे तो पार्टिकल कहीं जा नहीं रहे, देखो ना ये लाइन पे है ना, इधर रस्सी है, बाहर तो टूट के तो चला नहीं जा रहा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं अगर इस पॉइंट को मैं बी बोलूं तो मैं बोलूंगा बी पॉइंट पे क्या हो रहा है जरा समझना। तो T इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और यहाँ पे प्लस एम जी कॉस थीटा। ये भी एक रिजल्ट बना सकता हूँ। एक रिजल्ट मैं और बनाना चाहता हूँ, उसको प्लीज सब लोग ध्यान दें। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में अगर तुम ढंग से देखो तो ये पार्टिकल कितना ऊपर चला गया। देखो अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, प्लीज सोच समझ के बताना है ना। अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है ना, और ये थीटा है तो ये हो गया बेस इतना, ये पूरी रेडियस आर है बट इतना कितना होगा, इसको तुम एन नाम दे दो। तो अगर मैं सी एन की बात करूं तो क्या वो आर का कॉस थीटा होगा। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आर कॉस थीटा। तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई आर माइनस आर कॉस थीटा। ढंग से ध्यान देना, ये टोटल आर थी, उसमें से ये हटा दो तो ये कितनी बचेगी, आर माइनस आर कॉस थीटा। ए पॉइंट पे से पार्टिकल जब बी पॉइंट पे गया तो कितना ऊपर चला गया ये। तो हम कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू एट बी पॉइंट। अब ए पॉइंट को अगर मैं लोअर पोटेंशियल एनर्जी मान लूं, यानी इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो मान लूं, ध्यान समझना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो, कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर बाई, सॉरी दिस इज द काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। और इस जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इतना ऊपर है तो क्या लिखोगे, एम जी, और यहाँ के लिखोगे आर माइनस आर कॉस थीटा, ये हाइट इस जगह पे, और प्लस इस जगह पे वेलोसिटी भी तो है कितनी, v, यानी 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये एक रिलेशन आया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ये एक रिलेशन आया फोर्स बैलेंस करने से। ये दो बातें पहले हमें निकालनी समझ में आनी चाहिए कि हम इक्वेशंस कैसे बनाते, इसलिए मैंने एक जनरल पॉइंट लिए ये लिखा। अब ये हमारा क्वेश्चन वही है, हम चाहते थे कि इस लोअर एंड पे हम कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि पार्टिकल पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। ये बात समझ में आती है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना तो मजा आएगी, ठीक है। अगर ये पार्टिकल घूमते हुए यहां पहुंच जाए, कहां पे, टॉप पॉइंट से। अब तुम जरा सोच के देखो, अगर ये टॉप पॉइंट से एक बार आगे निकल गया तो ये फिर पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद तो बाकी तो अपने रास्ते को अपने आप ही फॉलो कर लेगा ना। यहां हम कम से कम वेलोसिटी देना चाहते हैं, तो जब ये पार्टिकल यहां घूमते 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 यहां आ रहा होगा तो यहां पे भी इसके पास कुछ वेलोसिटी तो होगी ना। मैंने बोला वो वेलोसिटी v डैश है, प्लीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना तभी मजा आएगा, ठीक है। अगर ये वेलोसिटी v डैश है तो मुझे बताओ इस जगह पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ध्यान से ध्यान देना, वो फोर्स क्या होगा, mv डैश स्क्वायर बाई r, और जो नीचे की तरफ लगेगा वो क्या होगा, mg। प्लीज अंडरस्टैंड करो। और नीचे की तरफ एक टेंशन भी लग रहा होगा, बस समझना। तो अगर मैं इस जगह पे फोर्स बैलेंस करूं जैसा कि मैंने बी पॉइंट पे किया था, तो मैं लिखूंगा mv डैश स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू t प्लस mg। सबको समझ आनी चाहिए बात, पक्का। अच्छा जरा एनर्जी वाली, अब तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये इक्वेशन लिखी तो बताओ इस जगह पे टेंशन t डैश लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि टेंशन t तो हमने यहां माना था। अब सोचो अगर इस एंगल को तुम 180 कर दो तो तुम यहां पहुंच गए, तो 180 करोगे तो cos 180 डिग्री कितना हो जाता है, cos 180 डिग्री कितना होता है, +1। तो cos 180 डिग्री +1 होगा, यानी ये mg हो जाएगा, वो मैंने यहां लिखा है ना।
ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बोले आराम से समझ लो। और mv स्क्वायर में r ऊपर लग रहा है, यहाँ टेंशन नीचे की तरफ लग गया, तो बताओ टेंशन किधर लग रहा है, तो ये टर्म जो आएगा ये वाला टर्म कॉस वाला थीटा, पहले समझ लो कॉस की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, तो कॉस 0 पे होता है +1, 90 पे होता है 0 और 180 डिग्री पे होता है -1। प्लीज समझना, वो 1 नहीं होगा, -1 होता है। तो cos 180 रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, -1 इधर लाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, देखो वहां t प्लस ये लिखा है, ये बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर तुम यहां देखो तो इस जगह पे वेलोसिटी कितनी थी, इस इक्वेशन में थीटा की जगह क्या रख दो 180 डिग्री, बाकी तो सही है। और v अब यहाँ का नहीं रखना, यहाँ का रखना, तो वो v डैश हो गया। तो दोस्तों इस इक्वेशन में प्लीज अंडरस्टैंड करना, अगर इस इक्वेशन में मैं थीटा को रख दूं 180 डिग्री तो हम कहां पहुंच जाएंगे, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं कुछ C या D नाम दे दो, तो बताओ अगर थीटा 180 डिग्री है तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, D पॉइंट की। तो जरा समझो D पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v डैश, तो v की जगह क्या आ जाएगा v डैश आ जाएगा, पक्का समझ आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जरा देखना, अच्छा उधर देखो ये तो नीचे वाली है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू mg और ब्रैकेट ओवर r माइनस r cos ऑफ 180 डिग्री, और यहाँ पे प्लस में लिखेंगे 1/2m v डैश स्क्वायर, क्योंकि थीटा कितना रख दिया है इस इक्वेशन में 180 डिग्री, अंडरस्टैंड हो रहा है कि cos 180 डिग्री माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो ये 2r हो गया, तो यहाँ 2mg आ गया, दैट मीन्स यहाँ आ गया 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg प्लस हाफ mv डैश स्क्वायर। बहुत आराम से समझना है, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं, बट तुम पहले समझो। यहाँ पे अगर 2 एलसीएम ले लो तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 mv नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg प्लस mv डैश स्क्वायर है, और यहाँ पूरे के नीचे 2, ये 2 से 2 कट गया, m से m कट गया है ना, तो यहाँ आ गया v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4g प्लस v डैश स्क्वायर। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, आई थिंक तुम्हें इतना समझ में आ रहा है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ की जो ये वेलोसिटी है v नॉट, अगर देखा जाए तो उसके ऊपर रूट लगाने चलेगा, चलो कर लेते हैं। v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4g प्लस v डैश स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि v नॉट अभी तक तुमने ये गारंटी नहीं की है कि ये मिनिमम है, ये तो कुछ भी हो सकती है इस वाले इक्वेशन से पहले। मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए वो इस इक्वेशन से थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, क्या जरा समझना। तो मुझे बताओ, जब यहाँ वेलोसिटी कम से कम वेलोसिटी होगी तो यहाँ कम रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे और कम होते 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 जब वो यहाँ पहुंचे तो यहाँ इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो mg को संभाल ले, भले इस जगह पे टेंशन ना रहे, कुछ टेंशन में भी 0 हो जाए, लेकिन इसके पास इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए इस जगह पे कि m डैश v स्क्वायर किसको संभाले, mg को, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर नहीं हो पाए तो फिर पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, भले उस इंस्टेंट पे टेंशन क्या हो जाए 0। ज्यादा तेजी से अगर तुम किसी को घुमाओगे तो भाई वो घूमेगा तो, लेकिन उस टॉप पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन भी आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इतनी वेलोसिटी नीचे दो कम से कम कि वो जब यहां घूम के आए ना तो उसके पास इतनी वेलोसिटी हो कि mv डैश स्क्वायर बाई r किसको बैलेंस कर ले, mg को। तो आप एक कंडीशन यहां लिखोगे, प्लीज ढंग से समझना, फॉर ऐसे लिखोगे, फॉर v नॉट मिनिमम t, ये वाला t डैश इज इक्वल टू 0, और अगर ये हुआ तो जरा यहां देख क्या होगा, mv डैश स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg, तो m से m कट गया, ढंग से सोच के देखो, m से m उड़ गया तो कोई अच्छा एक चीज गड़बड़ हुई है शायद, यहाँ पे ये 2r मैंने लिखा नहीं था, प्लीज अंडरस्टैंड करना, यहाँ से ये 2r हुआ था ना, ये 1 हुआ था 2r, यहाँ r आएगा, प्लीज समझ आया, बाकी सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, अब जरा ये v डैश देखो, यहाँ से कितना आ गया, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया gr, तो v डैश स्क्वायर को यहाँ क्या रख सकते हैं, gr, तो यहाँ रख देते हैं, तो जरा देखो अंडर रूट क्या बन गया, यहाँ बना 4gr
प्लस जी आर, यानी कि वी नॉट जो हुआ अब उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम, और वो मिनिमम कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 5 GR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड करना, थोड़ा टफ है बट है बहुत आसान। यानी अब अगर तुमसे कॉन्सेप्ट कैसे समझे जाते हैं, अगर तुमसे कोई बंदा ये बोले कि एक पार्टिकल को यहाँ कितनी मिनिमम स्पीड दी जाए कि वो सर्कल कंप्लीट कर ले, तो तुम क्या बोलोगे, अंडर रूट 5 GR। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा। उसका एक और तरीका क्या है कि इतनी वेलोसिटी दो कि यहाँ पे एक इस जब ये पार्टिकल टॉप पे पहुंचे तो उस इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हो जाए। मिनिमम तभी मानी जाएगी जब टॉप पे टेंशन क्या हो जाए, जीरो। टॉप पे जीरो, उसके बाद तो अपने आप बढ़ जाए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का? अब देखो एग्जांपल्स कैसे करे जाते हैं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये अच्छी चीजें हैं यार, ये थोड़ा टफ था इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है ताकि तुम इसको समझ पाओ पूरे अच्छे से। एनर्जी कंजर्वेशन और फोर्स बैलेंस पे ये सब कुछ डिपेंड करती है, तो बहुत केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना, ठीक है? देखो मैं तुमसे ऐसे बोलूं कि मान लो एक सर्कल में एक पार्टिकल हो, इसकी स्पीड लगभग मैं बोलूं कि रूट 44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? और मैं तुम्हें बोलूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है? जिसे घूम रहा है, मान लो रेडियस में दे दो r=1 और बोलूं बताओ इस जगह पे टेंशन कितना होगा। जब पार्टिकल यहां जाएगा तो इस जगह पे t कितना होगा ये फाइंड करना, ठीक? देखो क्वेश्चन बनाना, तो मुझे बताओ रेडियस अगर r दी है तो v मिनिमम कितना होना चाहिए सर्कल घूमने के लिए, अंडर रूट 5g × r, g की वैल्यू 10 है तो अंडर रूट कितना होना चाहिए 50। तुमने कितना दिया 45, तो क्या पार्टिकल यहां तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो इस जगह पे टेंशन तो वैसे भी जीरो होगा, पहुंच ही नहीं पाएगा तो टेंशन की बात ही नहीं। मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आया कि नहीं? या और मैं तुम लेता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा डाउट लग रहा हो तो इसको तुम और थोड़ा अच्छा कर लो, ये रहने दो क्योंकि तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो अगर मैं तुमसे ऐसे कहूँ ये तो कर लोगे यार, मैं तुमसे बोलो यहाँ पार्टिकल, इसकी रेडियस r=2 है, बताओ यहाँ कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले, मिनिमम वेलोसिटी, तो तुम क्या बोलोगे, v मिनिमम अंडर रूट ऑफ 5 इंटू g इंटू r, अंडर रूट 5 इंटू g की वैल्यू 10 इंटू r, 10 यानी कितना 10 मीटर पर सेकेंड। ये मिनिमम स्पीड दे दी जाए, सर्कल कंप्लीट करेगा, खत्म हुई बात। मेरा पॉइंट पूरी तरह से समझ में आना चाहिए कि नहीं, पक्का? कोई डाउट तो नहीं? अब जरा मेरी बात सुनो, एक और चीज है वो भी तुम्हें समझनी चाहिए। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, ये मैं हटाता हूँ फिर तुम्हें थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। हमें ये तो पता चल गया कि भाई उसको ग्राउंड में कई बार क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी तुम सोचो। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, वो ऐसे कहते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, अंडरस्टैंड करना, और उन्होंने यहाँ पे इस जगह पे जो स्पीड दी वो दी अंडर रूट 5 GR, रेडियस r है, ठीक है? फिर वो कहते हैं ये पार्टिकल यहां पहुंचा, फिर वो ये पार्टिकल यहां पहुंचा, फिर वो ये पार्टिकल यहां पहुंचा, इधर यहां ऊपर, बल्कि मैं तो कहता हूं इसको और थोड़ा वो कर दो, ये 60 डिग्री में, फिर यहां पे भी अभी देखेंगे कितना मानना है, सब अभी डील हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको भी 60 मान लेते हैं, यानी ये 30 मान लेते हैं, ठीक है? अभी वो सब कुछ आएगा। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं सी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं डी बोल रहा हूँ, इस पॉइंट को ई बोल रहा हूँ, और ये है ओरिजिन, पता? मैंने बॉटम पे दिए रूट ये। तो मुझे बताओ जो एनर्जी की क्वेश्चन थी इसके पहले जो हमने वहां लिखी थी वो देखो उधर लिखी है, वो हमने क्या लिखी थी जरा बताओ, 1/2 m
वी नॉट स्क्वायर, ये बॉटम वाली वेलोसिटी, इज इक्वल टू mg r माइनस r cos थीटा प्लस हाफ m v स्क्वायर। ये क्वेश्चन थी, ये v कहाँ का होता था, जहाँ की वेलोसिटी निकालनी, यहाँ का v कितना है, ये इस जगह की वेलोसिटी तुम मान लो v1 है, यहाँ की वेलोसिटी v2 है, यहाँ की v3 है और यहाँ की v4 है। ठीक, मुझे v1 चाहिए। ये यहाँ की वेलोसिटी क्या है, बॉटम की v0, ये v0 वेलोसिटी थी ना मिनिमम, इसकी जगह वैल्यू रखो 1/2 m v0 की जगह कितना देगा 5gr। प्लीज अंडरस्टैंड करना, क्योंकि रूट हटाएंगे तो ये 5gr आएगा, इज इक्वल टू mg r माइनस r cos ऑफ 60 डिग्री, हम कितने डिग्री पे निकालना चाहते हैं 60 डिग्री पे, और प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर, क्योंकि v1 हमें चाहिए। चलो ढंग से समझना, ये cos 60 कितना हाफ, 1 माइनस हाफ, तो ये कितना हो गया mg r/2 प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर, और इधर कितना आ रहा है देखो 5 mg r/2। तो मुझे बताओ 2 कैंसिल हो गए, m कैंसिल हो गए, अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? इधर कितना है 5gr, इधर कितना है gr, इसको इधर लो, तो 5gr माइनस gr इज इक्वल टू v1 स्क्वायर, तो कितना हो गया 4gr इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। तो v1 कितना हो गया √4g। अंडरस्टैंड करो इस चीज को, इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री से आगे गया तो यहाँ v1 कितना हो जाएगा √4gr। तुम इसी फॉर्मूले में अगर थीटा को 90 पुट कर दो, क्योंकि यहां से घूमते हुए ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, इस वाले फॉर्मूले में, ठीक है, तो यहां पे v2 आ जाता है √3gr। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैसे डील करोगे, पक्का। और अगर यानी इसका मतलब ये 30 हो गया, और अगर 30 और ऊपर चले जाओ तो यहाँ v3 हो जाता है √2gr, और अगर तुम पूरा 180 घूम जाओ तो यहाँ हो जाता है √gr, और फिर अगर तुम इधर से वापस आते हो तो यहाँ पे हो जाएगा √2gr, और फिर अगर तुम यहाँ पे आते हो तो √3gr, और फिर अगर तुम यहाँ पे आते हो तो √4gr, और फिर 5gr, ऐसे पूरा पार्टिकल घूमता है। मैंने एक केस किया है, तुम ये भी कर सकते हो, ये 90, ये 30 होगा, ये 60 होगा, समझ आएगा मेरी बात?